महत्वपूर्ण कहा गया है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी इस चराचर जगत में सुबह से लेकर शाम तक वो अपने उपक्रम में, कार्य संबंधी उपक्रम में हमेशा लगा रहता है कि कहाँ से उसको अर्थ मिले, कहाँ से उसको वित्त मिले, कहाँ से उसका जीवन यापन हो, कैसे वो अपना परिवार चलाए। एकादश भाव इस प्रकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। सुबह से शाम तक हम जहाँ तक पशु पक्षियों को भी देखते हैं तो वो भी अपने बच्चों के लिए दाने का इंतजाम करते हैं या उनके लिए व्यवस्था करते हैं। तो मनुष्य स्वयं विवेक युक्त प्राणी है। उसका कार्य ही है कि किस प्रकार से अपने जो है वो परिवार को चलाए। हमारे वेदों में कहा है कि लाभ स्थाने ग्रहा सर्वे राज्य लाभ फलप्रदा गजासुपति मीप्साम च सौम्या कुर्वन्ति निश्चितम। अर्थात लाभ स्थान में सभी ग्रह, चाहे वो पाप ग्रह हो चाहे सब शुभ ग्रह हो, वो फलदायी होते हैं। और वे अगर थोड़ा सा भी अच्छी स्थिति में है तो जैसे पुराने प्राचीन काल में गज घोड़े हाथी होते थे, इस आज के काल में वैभव है, वाहन है, मकान है, ऐश्वर्य है, वो सब प्रदान करते हैं। आय भाव को देखने से पूर्व हमको कई बातों का अध्ययन करना पड़ता है, जैसे आय भाव और उसका प्रकार, आवश्यकता, पूर्ति, गुप्त धन, राज्य द्रव्य, बड़े भाई की संख्या एवं बड़े भाई का सुख, उनसे सहायता, हानि लाभ, स्वतंत्र चिंतन, कृपणता अर्थात कंजूसी, उदारता, जीवन निर्वाह के स्रोत। एकादश में शुभ ग्रह नियमित आय देते हैं, श्रेष्ठ संपत्ति का लाभ मिलता है, व्यवसाय या नौकरी से लाभ मिलता है, उच्चाधिकार की या अधिकार की प्राप्ति होती है, सद्बुद्धि प्राप्त होती है, अच्छी सुसंतति, अच्छी संतान प्राप्त होती है, मित्र, वाहन, स्त्री सुख आय भाव में शुभ ग्रह के होने से हमें प्राप्त होते हैं। परंतु उसी जगह अगर अशुभ ग्रह हो तो हमारे ज्येष्ठ भ्राता का, बड़े भाई का अरिष्ट, नौकरों से त्रास। आपने देखा होगा बड़े बड़े घरों में लोग चले जाते हैं, वही नौकर रेकी करके उस मकान में चोरी कर लेते हैं, या कभी कभी वो अपने मतलब जो है चोरी करने के उद्देश्य से, लूटने के उद्देश्य से वो अपने स्वामी की ही हत्या कर देते हैं। तो अशुभ ग्रह से ज्येष्ठ भ्राता का अरिष्ट, नौकरों से त्रास, कुटुंब, मित्र, संतान सुख में कमी, कला, असत यानी कि बुरे कार्यों से धन का लाभ तथा सामान्य भाग्योदय प्राप्त होता है अगर अशुभ ग्रह हो। अब एकादश भाव, उसका स्वामी, एकादश में स्थित ग्रहों की दृष्टियां, युति, एकादश में बैठने की राशि, आयस पर दृष्टियां, दशा अंतर, दशा योगिनी इत्यादि। एकादशेश यदि लग्न में हो तो सुंदर, दानी, लोकप्रिय, बलिष्ठ, निरंतर उन्नतशील, उसकी मृत्यु लोभ या तृष्णा से होती। तृष्णा का मतलब लालच से। यदि एकादशेश द्वितीय भाव में हो और शुभ ग्रह हो तो धनी, कवि, पुत्रवान, धार्मिक, दीर्घायु,
अनेकों सुखों से युक्त वो जातक होता है। परंतु यदि वहीं पर पाप ग्रह हो तो अल्पायु, खोटे भाग्य वाला, अल्प भोजी, कम खाने वाला, दिन भर चाय पीता रहेगा और नाश्ता करता रहेगा, खाना नहीं खाएगा, अल्प सुखी। अब एकादशी से यदि तृतीय में है, अशुभ ग्रह है, तो सुंदर स्त्री की प्राप्ति, अपने भाइयों का पालन करता, शत्रुनाशक, स्वतंत्र, किंतु कठिनाई से, अपनी मेहनत से, परिश्रम से कालांतर में, आने वाले समय में वो बहुत धन प्राप्त करता, बहुत धनी हो जाता है। एकादशी से यदि चतुर्थ में है तो दीर्घायु, माता पिता का भक्त, स्थावर संपत्ति यानी कि स्थायी संपत्ति, भवन का स्वामी, सुंदर, यशस्वी, पुत्रवान और एक समय में एक ही कार्य को करने वाला वो होता है। 40 वर्ष में की आयु में उसे विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। एकादशी यदि पंचम पे है और शुभ ग्रह है तो पिता पुत्र में परस्पर प्रेम, जातक सद्गुणी होगा, धार्मिक होगा, पूर्णायु नहीं होगा, तीसरा देवी यानी कि हर समय किसी न किसी आकांक्षा करने वाला कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का भी होता है। बुद्धि में नाना प्रकार के उसकी तृष्णा, संतोष नहीं होता। और यदि पाप ग्रह है तो इसके ठीक विपरीत फलों की प्राप्ति होती। एकादशी यदि छठे में है तो शत्रु युक्त, तमाम शत्रु उसके हो गए, सदैव रोगी, किसी न किसी रोग से दो चार होने वाले जीवन में, सेना में काम करने वाला और अवैध हथियार, तमंचा, पिस्तौल, ये सब जो है अवैध हथियार को बनाने के कार्य में निपुण, उसको चोर से अनिष्ट होता है। यदि पाप ग्रह हो तो चोट, भय, दुर्घटना, हानि एवं परदेश में शत्रुओं के द्वारा उसकी मृत्यु होती है। एकादशी सप्तम में है तो तेजस्वी, धनी, सुखी, दीर्घायु एवं स्त्री या साझेदारी के द्वारा उसको लाभ प्राप्त होता है। अकेले काम करेगा तो वो उसका सफल नहीं होगा, चाहे वो पार्टनरशिप में अपनी स्त्री को ले ले या किसी और को ले ले, तभी उसको लाभ होगा। अब भाग्योदय हो गया। एकादशी यदि अष्टम में है, शुभ ग्रह है, तो स्वस्थ, गुप्त धन, स्थावर संपत्ति का बिना परिश्रम के लाभ पाने वाला, पुत्र द्वारा भी, उसका पुत्र भी कमाता है, पुत्र द्वारा भी उसे लाभ होता है, पुत्र द्वारा भी धन कमाता, लाभ होता है, स्वयं भी कमाता है, फिर भी वह धन के चक्कर में दुखी ही रहता है। और यदि पाप ग्रह हो तो अल्पायु, जीवन में उसके कई बार ऐसे अवसर आते हैं कि जीवन मृत्यु से उसको संघर्ष करना पड़ता है। ये अष्टम की स्थिति। शुभ ग्रह से स्वस्थ, गुप्त धन, स्थावर संपत्ति का बिना परिश्रम के वो लाभ प्राप्त कर लेता है, उसका पुत्र भी कमाता है, दोनों कमाते हैं, फिर भी उसकी धन की भूख नहीं मिटती है, दुखी रहता है। पाप ग्रह होता तो अल्पायु होता है, जीवन एवं मृत्यु से उसके कई बार ऐसे अवसर आते हैं कि जीवन एवं मृत्यु से उसको संघर्ष करना पड़ता है, चाहे अस्पताल में हो या चाहे किसी कारण से, चाहे कोई रोग की स्थिति हो। एकादशी यदि नवम में हो तो देवताओं, गुरु का भक्त, धार्मिक, अनेक शास्त्रों का जानने वाला ज्ञाता, धार्मिक ग्रंथ को, वेद शास्त्रों को पढ़ने वाला, धनी, सुखी, चतुर, लाभ के बड़े बड़े अवसर उसको जीवन में मिलते हैं। पाप ग्रह हो तो नियम संयम रहित और असंयमित दिनचर्या वाला, कि उसको कमाना ही है, अब कमाने के लिए नहाए भी नहीं तब भी चल दिया,
पूजा पाठ भी नहीं किया, उसका एक मात्र उद्देश्य है कि उनको किसी प्रकार से धन कमाना। और उसी 43 वर्ष की अवस्था में धन के लाभ होता है। एकादशी से यदि दशम में हो तो माता का भक्त किंतु पिता से द्वेष करने वाला, धनी, पुत्र पौत्र संतति युक्त, उद्योग व्यवसाय में पर्याप्त लाभ को अर्जन करने वाला, और 39 के बाद उसे जीवन में विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। एकादशी यदि एकादश भाव में हो तो आकर्षक, सुशील, संततिवान, धन, वाहन, वस्त्र, मकान, उद्योग व्यवसाय में उसे पर्याप्त लाभ प्राप्त होता है। और 39 वर्ष की अवस्था के बाद यानी कि 40वें वर्ष से उसे विशेष लाभ की प्राप्ति भी होने लगती है, जीवन में यानी कि पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होती है। एकादश यदि द्वादश में हो तो स्थिर चित्त, धनी मानी, धन संबंधी अड़चन उसके जीवन में आती है, आय से अधिक व्यय भी करता है, जितना कमाता है उससे ज्यादा खर्च उसका बजट बन जाता है, कंजूस भी होता है और दूसरों को कष्ट देने वाला, कुसंगी, विलासी एवं अर्थ कष्ट से वो युक्त होता है। अब यदि एकादश भाव में सूर्य हो तो हमारे वेदों में कहा है, सूर्य युक्तः स्वः विलोकितो लाभालय तस्य गणोत्र चेत स्यात् भूपालक ईश्वर कुलाक्त देवी चतुष्पदा देवहुदा धनाब्दि। अर्थात धन भाव में यदि सूर्य हो, यह सूर्य धन भाव को देखता हो तो राज्य शासन, राज्य सत्ता और भ्रष्ट व्यक्तियों से, करप्ट व्यक्तियों से जो लूटपाट करने में लगे हैं शासन में, उनसे उनका विरोध होता है, क्योंकि उनकी पोल खोलता है, उनके कुकर्मों का पर्दाफाश करता है, इसलिए उनका उसे विशेष विवाद होता है। उसे चौपायों को, पशुओं के कार्य में, गाय के, भैंस के, इन सब के व्यापार में उसे विशेष लाभ प्राप्त होता है। सूर्य यदि स्वग्रही उच्चस्थ हो तो श्रेष्ठ उपायों से धन की प्राप्ति होती है। निर्बल एवं अनिष्ट हो तो अनिष्ट फल की प्राप्ति होती है। आयु के 20 से 24 वर्ष के मध्य में उसे संतान, विशेषकर पुत्र संतति का लाभ, 25वें वर्ष में वाहन का लाभ प्राप्त होता है। चंद्रमा यदि एकादश भाव में चंद्रमा हो या चंद्रमा से युक्त हो, दृष्ट हो, तो उसे लक्ष्मी, श्री अर्थात धन, लक्ष्मी की तुल सुंदर पत्नी, नौकर, श्रेष्ठ कार्य, व्यापार से युक्त रहता है उसके पास, यानी कि अच्छा मतलब जो है सिस्टम रहता है, व्यापार का, काम धंधे का बड़े स्तर पर रहता है। और जल यात्रा करने वाला भी वो होता है। ऐसा व्यक्ति मर्चेंट नेवी वगैरह में भी काम करता है या जल सेना में भी वो तैनात होता है। चंद्र यदि स्वग्रही हो तो ये सब फल उसे प्राप्त होते हैं। नीच एवं शत्रु क्षेत्रीय चंद्रमा से विपरीत फलों की प्राप्ति होती है। सदा रोगी रहता है, मानसिक चिंता से ग्रस्त रहता है, सुखहीन रहता है। बलहीन चंद्रमा से खर्चीला, यदि चंद्रमा बलवान हो, पक्ष बली हो और शुभ ग्रह युक्त हो या विशेषकर चंद्रमा से युक्त हो, चंद्रमा जो है शनि से युक्त हो तो राजयोगकारी होता है। चंद्रमा यदि एकादश भाव में है या एकादश भाव में शनि से युक्त हो तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है
कि पराशरी में कहा है कि वहां पर विष योग नहीं बनेगा, राजयोग कारित हो जाएगा, ये शास्त्र कहता है। और शनि शुक्र के साथ यदि चंद्रमा हो, शुक्र के साथ हो तो वैभव 20 से 24 वर्ष, 20, 24, 27, 45 जीवन के जो वर्ष है 20, 24, 27 वर्षों में उसे नाना प्रकार के लाभों की, धन के लाभ की प्राप्त होती है। मंगल हो तो देशभक्त होता है, शत्रु को पराभव करने वाला होता है, दमन करने वाला होता है, उच्च पद को प्राप्त करने वाला होता है, बंधु बांधव युक्त होता है। 24 और 45 वर्षों में धन संतति का उसे लाभ प्राप्त होता है, किंतु उसकी स्त्री के गर्भपात की समस्या होती है। चोर, अग्नि, विद्युत, आकाशीय विद्युत से उसे हानि भी संभव है और साथ साथ में धन हानि भी संभव है। आग लग जाए, किसी प्रकार से धन नष्ट हो जाए, मूल्यवान वस्तुएं नष्ट हो जाए, ऐसा योग बनता है। और स्थावर संपत्ति का लाभ भी उसे मिलता है। प्रॉपर्टी के काम में उसे विशेष लाभ होता है एकादश भाव में मंगल के होने से, क्योंकि मंगल स्वयं भूमि तत्व है, पृथ्वी तत्व है। प्रॉपर्टी के कामों में, बिल्डिंग मटेरियल के, मकान बनाने में, खरीदने में, बेचने में के कार्य में उसे विशेष लाभ प्राप्त होता है। यदि एकादश भाव में बुध हो तो स्त्रियों में उसकी विशेष आसक्ति रहती है। इसके बावजूद भी विनीत रहेगा, विनम्र रहेगा, दानी रहेगा, संपन्न रहेगा, आजीवन स्त्री सुख से को प्राप्त करने वाला होगा। उसे जीवन में अनिश्चित लाभ की भी प्राप्ति होती है। 45 वर्ष की आयु में विशेष लाभ की प्राप्ति, यदि बुध पाप ग्रह या शत्रु राशि में से युक्त हो तो नीच कर्म से उसके धन की हानि हो जाती है, संचित धन उसका नष्ट हो जाता है नीच कर्म के द्वारा, कुसंगत के द्वारा। वेश्यागामी हो गया, गलत गलत दोस्तों के साथ उसकी संगत हो गई, शराब पीने लगा, अफीम, चरस, गांजा से वो धीरे धीरे करके अपने संचित धन को उड़ाने लगेगा। किंतु यदि बुध उच्च या स्वग्रही हो तो शुभ कार्यों से लाभ। ऐसा व्यक्ति सेल्फ मेड मैन होता है, स्वयं के द्वारा, भाग उसका साथ नहीं देता है, स्वयं अपने भाग को का निर्माता होता है, अपने भाग को बनाने वाला होता है। उसके पास आय के कई स्रोत होते हैं। जीवन के मध्यकाल में वो शिखर पर पहुंचता है और उसका जीवन पूर्ण रूप से सफल होता है। जीवन में वो पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करता है। एक मिनट हम स्टैंड सही कर लें। बृहस्पति आय भाव में यदि गुरु है तो ऐसा व्यक्ति धीर गंभीर, भाग्योदय की प्रक्रिया 19 वर्ष के बाद से स्टार्ट होती है। आय के उसके पास कई एक स्रोत रहते हैं, उन्नतशील व्यक्ति होता है, देवगुरु के होने से कुसंगति से वो दूर रहता है और धर्म के मार्ग पर चलते हुए अर्थ का एवं अपने कार्य के द्वारा धन संचय करता है, अपने जीवन में पूर्ण रूप से सफल होता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान भी होता है। यदि गुरु शुभ ग्रहों से युक्त हो, जैसे चंद्रमा, बुध, शुक्र, तो उसे वाहन सुख। चंद्रमा से युक्त हो तो महाधनी होता है, क्योंकि गजकेसरी योग बनता है। उसे जीवन में आकस्मिक लाभ की प्राप्ति होती है। और वृक, सिंह, कुंभ राशि से युक्त हो तो वो खर्चीला भी होता है। और मेष, कर्क, तुला, मकर राशि पर यदि गुरु हो तो साहसी होता है व्यक्ति। अपने काम धंधे में वो पूरी तरह से रिस्क लेने वाला होता है। जैसे वो सोचता नहीं कि हमारा
ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो कहता नहीं, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। धार्मिक वृत्ति होती है जब उस गुरु धनु एवं मीन राशि पर हो। स्वयं है तो कम खर्चा करता है, स्वयं के लिए बहुत ही एक तरह से कंजूस टाइप का होता है, लेकिन अपने घर परिवार के लिए पूरी तरह से संलग्न रहता है। अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो कि भाई हमारे बाद हमारे बच्चे को, हमारे संतान को कोई आगे दिक्कत ना हो, ऐसा जान के वो अर्थ संचय में लगा रहता है। यदि एकादश में शुक्र हो तो शौकीन मिजाज का होता है, मौजी व्यक्ति होता है, आय से ज्यादा खर्च करने वाला होता है, नौकरी में अधिक सफल नहीं होता है, किंतु जीवन में उसको सफलता अवश्य प्राप्त होती है। यदि शुक्र की सूर्य से युति हो तो राज्य के द्वारा लाभ, चंद्रमा से युति हो तो संपत्ति लाभ। ऐसे व्यक्ति को ननिहाल पद से या माता के पद से भी उसको प्रॉपर्टी वगैरह मिल जाती है, चाहे गिफ्ट के रूप में, चाहे उसकी नानी के या नाना के द्वारा। शुक्र यदि शुभ ग्रह से युक्त हो तो शुभ कार्यों से उसे लाभ प्राप्त होता है, और पाप ग्रह से युक्त हो तो पाप करके कर्मों के द्वारा उसे लाभ प्राप्त होता है, यानी कि उसके व्यवसाय का साधन कुछ नहीं तो कहीं वो मांस बेचने लगे, मछली बेचने लगे, गांजा चारों अफीम का व्यापार करने लगे, अवैध काम करने लगे, क्योंकि शुक्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य है। अगर वो पाप पीड़ित है, शुभ ग्रह युक्त नहीं है, शुभ ग्रह तिष्ठ नहीं है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति ऐसा करेगा, मांस मदिरा का भी सेवन करेगा। शुक्र नीचस्थ है, नीच राशि में, या अष्टमे से युक्त है तो उसको लाभ ना के बराबर मिलता है, ना के बराबर प्राप्त होता है। यदि एकादश भाव में शनि हो तो कुशल प्रशासक, अधिकारी या उच्च अधिकारी, भव्य व्यक्ति रहता है, सम्मानित रहता है, आय के कई स्रोत उसके जीवन में होते हैं, स्थायी आय उसके पास होती है। अपने अनुभव से व्यापार का विस्तार करता है। 36वें वर्ष के उपरांत उसका पूर्ण रूप से भाग्योदय होता है। यदि शनि तुला, मकर या कुंभ राशि में हो तो वो व्यक्ति लोभी होता है, कुछ लालची भी होता है, और उच्च या स्वग्रही हो तो धन, वाहन, सुख, वैभव से वो पूरी तरह से संपन्न रहता है। ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यवान रहता है। यदि शनि दूषित हो तो उसकी स्त्री बंध्या होती है, या उसके जो भी बच्चा होता है पैदा होते ही मर जाएगा, मृत वत्सा उसकी स्त्री होती है। और यदि पुरुष की कुंडली में है तो दुष्ट टाइप का रहेगा, उसकी संगत बहुत गंदे लोगों से होगी, उसके मित्रों की संगत बहुत गंदी होगी, बदनामी पाने वाला होगा, उसको बदनामी का कोई भी भय नहीं होगा, हानि अपजस को प्राप्त करने वाला जीवन में वो होगा। राहु अगर एकादश भाव में है तो संपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति उसके जीवन में होती रहती है, चाहे वो अच्छे कार्य से हो चाहे बुरे कार्य से। राजनीति में घुसता है ऐसा व्यक्ति, अपने निश्चय को पूर्ण करने वाला दृढ़ निश्चयी होता है। राहु शुभ ग्रह से दृष्टि या युक्त हो तो अनिष्ट नाशक होता है, जीवन में अनिष्टों का विनाश करने वाला होता है। 45 वर्ष की अवस्था में उसे विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। राहु अशुभ हो कुंडली में तो थोड़ा फल, बहुत थोड़ा शुभ फल उसको मिलता है, काम चलाने भर का, दाल रोटी जल रही। ऐसा व्यक्ति निर्लज भी रहता है, पराये धन को लूटने वाला, कर्जदार, घमंडी, धूर्त लोगों का मित्र, भाई से क्लेश करने वाला,
अपने जीवन में अपना समय नष्ट करने वाला केवल योजनाएं बनाता रहता है कि ये करना, वो करना, ऐसा करना, वैसा करना। किंतु ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय परदेश में होता है, क्योंकि परदेश में उसको ना तो उसके जानने पहचानने वाले लोग रहते हैं, ना घर के लोग रहते हैं। तो वहां पर थोड़ा सा वो भयभीत भी रहता है कि अगर कुछ हम यहाँ पर कुछ संगत से या कुछ गलत ऐसा करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे। तो वहां कुछ ना कुछ काम करने का प्रयास करता है, थोड़ा बहुत वहां अपना जीवन यापन करने में सफल रहता है। यदि घर में है तो वो बिल्कुल भी सफल नहीं होगा। केतु एकादश भाव में है तो आय के अनेक स्रोत उसके पास होते हैं, नौकरी में प्रगति तो नहीं कर पाता है। 31 वर्ष में उसके जीवन में आर्थिक सुधार होते हैं। धन धान स्वर्ण विद्या यश वैभव आदि लाभों की वो प्राप्ति अपने जीवन में करता है। किंतु ऐसा व्यक्ति स्वयं तो ऐसा करेगा, स्वयं तो उसको तमाम वो केतु होगा, तो केतु चूंकि मोक्षदाता भी है और लाभ भाव में आय भाव में केतु जो है किसी दशा में भी खराब फल नहीं देगा यदि उसकी दृष्टि शनि पर नहीं। केतु यदि अशुभ हो या बुरे ग्रहों से युद्ध हो, दृष्ट हो, तो वात रोगी, बवासीर, गुदा मार्ग में कष्ट पाने वाला, संतानहीन मित्रों से कष्ट तथा गुप्त रोगी। मित्र उसको बार बार धोखा देंगे, उसके साथ चालबाजी करेंगे, उसका पैसा खा जाएंगे और वो मित्र आकर उसके घर में बुरी नजर भी डालते हैं यदि कोई केतु आय भाव में अशुभ है। तो जीवन में हमारे एक ही मात्र हर व्यक्ति का उद्देश्य होता है कि वो जीवन में उसको कैसे और कहां से और किस तरह से पैसा मिले। बहुत से व्यक्ति तो ये सोचते हैं कि हमें पैसा एक नंबर से मिले, गलत चीजों से पैसा हमें न प्राप्त हो, हमारे आय का लाभ का स्रोत ऐसा ना हो कि जिससे मुंह दिखाने काबिल न रहे। किंतु बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं कि उचित अनुचित सभी रास्तों से वो धन प्राप्त में संलग्न रहते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि एकादश भाव में जो ग्रह बैठा है उसकी प्रकृति क्या है, वो किस नक्षत्र में है। क्या वो ऐसा तो नहीं है कि पता लगा हर्ष नक्षत्र है या श्रवण में चंद्रमा का नक्षत्र जो है हर्ष श्रवण है, इसमें बैठा हुआ ग्रह है, तो निश्चित रूप से ठंडे दिमाग से काम करने वाला होगा, सोच समझ के काम करने वाला होगा, विवेकी होगा। राहु का आद्रा नक्षत्र होगा या राहु का या घनिष्ठा नक्षत्र होगा तो उपद्रवी किस्म का होगा, मारपीट करके लोगों से छीना झपटी करके पैसे कमाने से भी गुरेज नहीं करेगा। ऐसे लोग जो है एकादश भाव में यदि राहु का या मंगल का नक्षत्र है, घनिष्ठा है, मृगशिरा है और आपके राहु का नक्षत्र है, तो निश्चित रूप से उचित अनुचित का विचार नहीं करेगा। वो किसी प्रकार से भी धन संचय में बुराई नहीं समझता। किस नक्षत्र में है और एकादश कहां पर है, किस भाव में है, वो किस नक्षत्र में है, एकादश भाव में जो ग्रह बैठा वो किस नक्षत्र में है, उन पर किन किन ग्रहों की दृष्टियां हैं, क्या वो ग्रह कारक है,
या कारकेश है, या मारक है, ये अकारक है। एकादश भाव में जो ग्रह बैठा है वो बाधक है। उस लग्न में, संबंधित लग्न में जहां बैठा है, यह जो राशि बैठी है वो बाधक राशि है, ये भी देखना चाहिए। एकादश भाव में जो ग्रह बैठा है, क्या वो उसकी दशा में अशुभ फल प्राप्त होंगे? हालांकि शास्त्र तो कहता है कि एकादश भाव में लाभ स्थानीय ग्रह सर्व राज लाभ फलप्रदा गजासुपति मीप्साम च सौम्या कुर्वन्ति निश्चितम। उन्होंने शास्त्रों में कहा है मनीषियों ने कि सभी ग्रह लाभदायक होते हैं, परंतु हमें सूक्ष्म विश्लेषण में यह भी देखना पड़ता है कि कुंडली में उसकी चलित में स्थिति क्या है, नवमास में स्थिति क्या है। ऐसा तो नहीं कि कोई ग्रह जो लाभ भाव में बैठा है बड़ा अच्छा है, आदमी कहता है अरे हमारी कुंडली में तो बड़ा अच्छा योग है, फिर भी हमको लाभ नहीं मिला। पता लगा चलित तो गड़बड़ा मामला उसका। चलित नवमास को भी हमें देखना चाहिए, हमें नक्षत्रों का भी अवलोकन करना चाहिए, हमें एकादश भाव पर ग्रहों की दृष्टियां, एकादश भाव का स्वामी जहां बैठा है वो किन ग्रहों के साथ में है, किस भाव में है, उस भाव का स्वामी कहाँ पे है, उसकी दशा अंतर दशा चल रही है, महादशा चल रही है, किसकी महादशा चल रही है, किसकी अंतर दशा चल रही है, ये भी देखना चाहिए। इन सम्यक अवलोकन के उपरांत हम ये पाते हैं कि हमें अपने जीवन में कितना लाभ होगा और उस लाभ का घनत्व तो कितना होगा, उसकी ग्रेविटी कितनी होगी, ये सब हम एकादश भाव से जानकारी प्राप्त करते हैं। कुल मिला के एकादश भाव मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर मैं कहता हूं अपने अंत में कि यदि अर्थ नहीं है, वित्त नहीं है, धन नहीं है, काम धंधा नहीं है, तो इस कलिकाल में निठल्ले व्यक्ति की कोई पूछ नहीं है। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। अर्थात जो कर्म करेगा उसको मिलेगा। एकादश कर्म का भी भाव है, बड़े अच्छे अच्छे योग बने हैं, करना धरना कुछ है नहीं, तो क्या ऊपर से थोड़ी टपक पड़ेगा। इसलिए एकादश भाव का अध्ययन करते समय हमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए और वक्ताओं से आशा करूंगा कि वो भी बहुत अच्छी अच्छी बात बोले। हमारे अंकुर जी, हमारे मिश्रा जी को भी सुनना चाहूंगा।